आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जुम्मे के रोज कराची में एक बार फिर से दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। केपीओ को निशाना बनाया गया। हदफ यकीन तौर पे आईजी सिंध रहे और यकीन तौर पे कहा जा सकता है कि यहां पे जो कार्रवाई की गई उसका मकासद बड़े वाज़ेह तौर पे आया थे। इस कार्रवाई के दौरान कुछ मकासद इन दहशतगर्दों को हासिल करने थे, वो क्या हो सकते थे मुमकिन तौर पर। एक सबसे पहले आईजी सिंध जनाब जावेद आलम उर्दू साहब और उनके साथ जो डीआईजी साउथ इरफान बलोच साहब मौजूद थे, उनको इस कार्रवाई के नतीजे में निशाना बनाना। दूसरा सबसे ज्यादा अहम बात कि कराची समेत पाकिस्तान की मुकम्मल जो सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर सवालिया निशान खड़े करना। और सबसे अहम चीज पीएसएल जो कि इस वक्त कराची में जारी है, पाकिस्तान में इसके मैचेस इस वक्त हो रहे हैं, बड़ी जबरदस्त अंदाज में तमाशाई शायकीन इससे लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। इस तमाम तर प्रोसेस को, इस तमाम तर ब्रांड को निशाना बनाना, इसमें दहशतगर्द कितने हद तक कामयाब हुए और कितनी ज्यादा उनको सुक्की उठानी पड़ी। कुछ सवालात हैं आज के प्रोग्राम में, वो भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जरा जाना जाए कि आखिर हमलावर डीआईजी ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजज़ियाकार हैं और बड़े बरमला अंदाज से, भरपूर अंदाज में तजिया भी करते हैं। सर, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई हुई, आखिर क्या कुछ हो गया और क्या कुछ बचा गया। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब, एक बार फिर से जिस तरीके से हम काफी अरसे से कह रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात हैं और उसकी वेव हमने देखा कि केपीके से जो शुरू हुई वहां भी पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। एक बार फिर दहशतगर्दी का एक बुज़दिलाना हमला हुआ और फिर कराची में भी पुलिस अफसरान को ही निशाना बनाया गया। इस बार अहदाफ थोड़े मुख्तलिफ थे इस नौयत से कि डीआईजी ऑफिस को निशाना बनाया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस अंदाज से सिक्योरिटी का ब्रीच होना और दहशतगर्द इतने सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से रसायत हासिल कर रहे थे। पेशावर में जो हुआ, वहां भी जो पुलिस कॉलोनी की जो मस्जिद थी वहां तक पहुंच गए दहशतगर्द और बासानी पहुंच गए। यहां भी डीआईजी ऑफिस के हवाले से अगर बात की जाए तो सवाल तो उठेंगे कि इतना सेफ एंड सिक्योर जोन, उसमें दहशतगर्द किस तरीके से अंदर तक दाखिल हो गए। देखिए, पहले तो हम एक बात कह दें कि कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी होता है, डीआईजी नहीं होता जी। एक बात। और जो है जावेद आलम साहब ने तो बड़ी शोहरत भी पाई। जावेद आलम उर्दू की बात कर रहा हूँ, कराची के लिहाज से उनकी नज़र में सारी खराबी तो हमें है कि अगर हम ही अच्छे होते तो हम खुद हिफाजत कर लेते और ये हादसा ही ना होता। क्योंकि अब सारी तो ब्रीच, सारी खराबी तो अवाम में माज़ी में वो कहते रहे, कराची कहते रहे ना, इसी हवाले से तो हम अपना दुख बयान करेंगे ना। तो आप जो है, अगर आप जख्म पे मरहम नहीं रख सकते तो जख्म को सूखने तो दें, उसमें क्यों आप जो है उसको उधेड़ते हैं। ये तो हमें तुम्हारी तकलीफ है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ हुआ इसमें सिक्योरिटी की ब्रीच की भी बड़ी बातें की जा रही हैं कि ये जो है, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो है सिक्योरिटी थ्रेट का खतूत पहुंच चुके हैं। और तीसरी बात ये है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो भी वहाँ थे, वहाँ का उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। बहरहाल वो उनकी मसरूफियत हो गई, कोई कहता घर पे थे, कोई कहता कहीं और मसरूफ थे,
ये भी इतनी बात थी। मैं इसके हवाले से वाजे कर दूं जी जो हकाइक बताइए हैं। बताइए। मेरी जो सोर्सेज हैं वो ये बताती हैं कि डीआईजी साहब मौजूद थे वहां पे, और एडिशनल आईजी जावेद साहब, एडिशनल जी आईजी साहब वहां पे मौजूद थे, जावेद आलम ओडो साहब मौजूद थे, और साथ में उनके हमारे डीआईजी साहब भी मौजूद थे, जी जी, इरफान बलोच साहब। इरफान बलोच साहब। वो दोनों शख्सियात वहां पे मौजूद थी, और हमले से कुछ देर पहले वो उसी इमारत में मौजूद थे। सही। और ये भी इतलात की बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों हजरात हैं, इन्हें वहां पे इनके प्रोटोकॉल्स तैयार थे, और ऐन मुमकिन है कि जो हमला हुआ उसमें कुछ ताखीर हुई हो, क्योंकि उस जगह पे उनका प्रोटोकॉल पूरी तौर पे चाको चौबंद तैनात था, और शायद हो सकता है वो कि जो मूवमेंट देख रहे हमलावर थे ना, आए हों, सिक्योरिटी मूवमेंट देख रहे जी, थे, इस वजह से वो जो शायद। हमलावर आए हों वो नीचे की एक्टिविटी को देखते हुए कुछ देर तक उन्होंने अपने आप को रोक लिया, और फिर जब जावेद आलम ओडो साहब वहां से रवाना हुए, उनका प्रोटोकॉल वहां से मूव कर गया, उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई। ये जराये के मुताबिक जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ शवाहिद भी हैं, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम उसको भी आप तक पहुंचा सकते हैं। जी जहांगीर साहब। जी देखिए, दो चीजें हो गई। अब जब वहां से उनके सिक्योरिटी का जो कारवां वो जब वहां से गुजरा है और चला है, तो एक तो सिक्योरिटी जब टॉप क्लास का बॉस होता है, उसकी सिक्योरिटी चली जाती है तो आधी पुलिस तो उधर लग जाती है। सही। वो तो यहाँ से मकान दूसरी जगह पे पहुंच गई। उनको तो ये लगा कि अब यहाँ सिक्योरिटी जो है ना, ब्रीच का काफी मौका हो सकता है कि उसकी उनकी हिफाजत पे लग गई, और वो उधर निकल गई। यहाँ पुलिस कम पड़ गई होगी, बहरहाल तादाद में तो कम पड़ गई होगी, मुमकिन है सफिशिएंट हो फिर भी, और इतनी आसानी से वो चले गए। और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भी तो होता है ना, कि एक बड़ी जो फिगर थी उस इमारत की, वो अगर इस इमारत से अब जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो उस वक्त पुलिस के अफसरान जो उस वक्त वहां पे ड्यूटी पे तैनात होंगे, वो भी किसी ना किसी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं। शायद वो भी एक वजह बनी होगी कि ये जो हमलावर है अंदर तक दाखिल होने में कामयाब हो गए। भाई हम कभी कहीं जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं आप जा नहीं सकते। मैंने कहा भाई हम तो आते रहते हैं, जैसे यही बोलते हैं ना, हम तो आते रहते जी हैं, जी कभी जी। इतनी सख्ती तो नहीं की। वो कान में बोलते हैं बॉस बैठा हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो बॉस बैठा हुआ है, बाद में उस वक्त बॉस नहीं होगा तो थोड़ा सा हम फिर आपके साथ दूसरा मामला, हमारी दोस्ती। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बात होती हैं, लेकिन ये एक अंधुनाक साने के नतीजे में बनती है। मुझे सारा सबसे बड़ा दुख ये कि इन्होंने ब्रीच में सारी चीज़ों में सबसे बड़ा दुख है कि इंडिया वहाँ बम्बार्टमेंट, उनका मीडिया वहाँ बम्बार्टमेंट कर रहा है जहाँ तक वो हमारा खिला था और गलतियाँ थी। वो इतनी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा कर रहा है कि हम तो ये थे कि हम गम में और दुश्मन को खुशी का बायस दे रहे हैं कि हमने इतनी गलतियां की हैं। तो उसको कौन समेटा, कौन देखेगा? लेकिन जहांगीर साहब, फिर मेरा सवाल ये भी तो होगा ना कि जो दहशतगर्द हैं, हम देख रहे हैं कराची में, अगर बिलखुसूस मैं किसी बरादरी की किसी तबके के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन आज कराची का एक बहुत बड़ा मसला रेफ्यूजीज का है, अफगान मुहाजिरीन का है। कराची में बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन बसते हैं जिनका कोई डेटा मौजूद नहीं है। गालिबन आज भी इस हवाले से कुछ इतलात हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई कराची में हुई है, और पुलिस की जानिब से, इंटेलिजेंस की जानिब से बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कुछ अफगान मुहाजिरीन में छुपे हुए कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। अब इस सूरत हाल में जब अफगान मुहाजिरीन का जो मसला है वो इतना बढ़ता जा रहा है, और हमें ये भी अंदाजा है कि जो टीटीपी है उसके मुमकिन तौर पे ये स्लीपर सेल्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आमतौर पे स्लीपर सेल्स वाजे तौर पे एक्टिव नजर नहीं आते, लेकिन जब कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो ये इनमें से कुछ लोग जो छुपे हुए होते हैं, जो एक पूरी बस्ती के अंदर कुछ अनासिर, शरपसंद अनासिर होते हैं, वो फिर निकलते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं, और फिर कार्रवाई करके वो वापस से छुप जाते हैं। अब ये मसले को कैसे पाकिस्तान में हैंडल किया जा सकता है? क्योंकि अगर पुलिस की बात करें, रेंजर्स की बात करें, बड़े वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि कहां-कहां इन अफगान मुहाजिरीन की आबादियां हैं, कहां-कहां इनकी बस्तियां हैं। इनकी स्क्रूटनी भी की जा सकती है, इनको एक प्रोसेस से भी गुजारा जा सकता है, और ये सारे मामला की जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है जहांगीर साहब। देखें जी, एक हिजरत जब भी हुई कायदे आज़म के दौर में हुई कि इंडिया से लोग आए, अपने नकल मकानी की, यहाँ सब कुछ छोड़ा, यहीं जो है वो ज़िंदगी और मौत का सामान उनका यहीं रहा, ये चीज़ें हो गई, उस पर बड़ा एहतजाज भी रहा, ये हुआ, ये हो गया, वो गए कायदे आज़म। लेकिन ये मसला है 30 लाख। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, जो मिसालें दे रहे हैं वो ये है कि वो जो अफगान महाजरीन पकड़े गए,
टीटीपी वाले भाई 30 लाख पाकिस्तान में महाजरीन है, 30 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। समझे हम, जब वो उनका यहाँ है, एग्जिस्ट हो गए हैं, उनको परमिशन, एक कभी अनकही परमिशन है, कहीं परमिटेड परमिशन है कि उनको लिखी भी है, दे दिया गया है कि आप करें। और पुरानी हुकूमत का कुछ आप ये देखिए उनके रिकॉर्ड पर रहेंगे, उन्होंने तो बड़ी पींगे बढ़ाई हैं। अब क्या हो गया? अच्छा, मजे की बात है, ये हमें हमारे मुल्क के बराबर में स्टेट इनटू स्टेट अगर नहीं है तो स्टेट बिसाइड्स स्टेट से मौजूद है जहां हमारे डॉलर जा रहे हैं। हाँ। और उसकी वजह से उनकी करेंसी मजबूत हो रही है, हमारी खोखली हो रही है। ये तब कैसे करेंगे? कुछ हो रहा है, कितने बड़े सियासी गलत फैसले किए हैं और ये नाश करते हैं कि इन्होंने अपने अपने दौरों में यूं किया और यूं किया, और ये हालत का नतीजा देखा जाता है। भुगतान किसको हो रहा है? मैं क्योंकि प्रोग्राम में मौजूद है, खराज तहसीन में पेश करना होगा, क्योंकि जिस जमामर्दी से उस वक्त कराची की पुलिस ने अक्सर तनकीद की जाती है, बेजा तनकीद भी होती कई बार, और कई बार तामीराती भी होती है, लेकिन उस दिन जिस अंदाज से वो जो जवान हमारे उन्होंने दहशतगर्दों का सामना किया, यकीन तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सिंध रेंजर्स की बात करें, अफवाज की बात करें, तमाम का जो शोबे थे, जितने महदूद वसाइल में हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अगर उसके मुकाबले में दहशतगर्दों की बात करी जाए तो भले ही वो तादाद में कम थे, लेकिन वो इतने ज्यादा वेल इक्विप्ड थे कि अगर हमारी एजेंसीज, हमारे ये जो पुलिस ऑफिसर्स, रेंजर्स, आर्मी अगर उस तरीके से वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड ना होते तो फिर शायद उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता। और ये भी कभी इम्कान था इस बात का कि ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाई, ये बहुत बड़ा, इसमें जो डेथ के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता था। लेकिन जहांगीर साहब, मुझे जरा आप ये समझा दें कि ये जो कुछ हुआ इससे क्या सबक हासिल हुआ? क्योंकि अभी पीएसएल ऑलरेडी कराची में चल रहा है, मुल्तान में मैचेस हैं, लाहौर में फिर मैचेस होने हैं, और फॉरेन प्लेयर्स भी आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी आया हुआ है। ये खबर अखबारात की जीनत तो बनी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पीएसएल को कंटिन्यू रखा गया। अब सिक्योरिटी के नाम पे अब हमें और मजीद क्या करना देखें, एक बात ये तो ये बहुत ज़रूरी था, डेमोन्स्ट्रेशन था। अगर आपको कहीं ब्रीच होता है, कहीं सदमा होता है, कहीं फेलियर होती है, तो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, बहाल करने के लिए ये चीज़ें हैं कि आप अपने गेम्स, आपकी खुशियाँ, जो एक्टिविटी हैं वो बहाल नज़र आए। इसलिए बहुत अच्छा फैसला किया। लोग कहते हैं कि यार वहाँ मर रहे हैं, यहाँ क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट अपनी जगह पे मुमकिन है पहले बुरी लग रही हो कि महंगाई के ज़माने में क्रिकेट हो रही है, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है। इसके डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑफ द पावर डेमोन्स्ट्रेटिंग है कि भाई ठीक है। तादाद ने उसी तौर पे रेप्लिकेट भी किया, बड़ी तादाद में स्टेडियम्स को। और देखें, आप ये देखें, इतने बड़ा सानिया है, इसको शायद आप कम कर दें, अब अभी इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, उसके बावजूद लोगों का आप कॉन्फिडेंस देखें, सब जा रहे हैं। कल भी स्टेडियम भरा हुआ था और दूसरी भी तैयारी थी। और इसको आप कह सकते हैं कि पुलिस की और सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसकी कामयाबी है। लेकिन ये मुस्तकिल रखने, जहां पे लैप्सेस हैं हम उसकी भी निशानदेही करें, जहां पे कामयाबी उसकी भी निशानदेही करें। लेकिन जहां साहब एक खतरा तो है ना इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि टीटी पे एक्टिव हुई है, दीगर जो दाइश जैसी तंजीम है, इस तरह के इनके स्लीपर सेल्स भी इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। पॉकेट्स में कहीं ना कहीं इनके हवाले से भी खबरें गर्दिश करती हैं। सर, जो इस तरह की जो तंजीम है जो कि काफी मुनज़्ज़म होकर कार्रवाई करती हैं, फिर इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनका पूरा एक नेटवर्क मौजूद है। माजी में हमने बड़े ऑपरेशंस किए, उस नेटवर्क का कलाकामा किया। हमारे फौजी इसमें बेशतर इसमें उन्होंने कुर्बानियां दी। हमारे रेंजर्स की बात करें, पुलिस एहलकारों की बात करें, तमाम तो शोबाजात की बात करें। लेकिन एक बार फिर से जब ये लहर आई है, अब इसके लिए क्या कोई एक और ग्रैंड ऑपरेशन करना होगा? क्योंकि अब अगर इलाकाई सतह की बात की जाए, शहरी सतह की बात की जाए, तो ये टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं, पुलिस को बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एजेंसीज की बात करें, किस तरीके से इनको एक्टिव होकर किस तरीके से अपना रूट प्लान तरतीब करना होगा? देखिए, अगर ये सानिया है तो इससे बड़ा अलमिया ये है कि इसके बावजूद जो सियासी क़ुव्वतें हैं, ये मुत्तहिद होने को, एक प्लेटफॉर्म होने को, यकजा होने को, एक ज़बान होने को तैयार नहीं है। सही। अब जब आप देखें कि जिस पर हुकूमतें चलती हैं, जिस पर मुल्क चलते हैं, और वो कहाँ क्या खड़े हैं, वो तितर बितर हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। अगर उनको कोई कहा जाता है तो अगर सामने से भी गुजरने के लिए, राहदारी के लिए भी वो अदालत की मदद लेते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन आपस में यहाँ तो ऐवान चल ही नहीं रहे।
ऐवान हुकूमतें हैं, लेकिन ऐवान में कार्रवाई क्या हो रही है कि इसके लोग बाहर चले गए, इसके लोग बाहर चले गए। अभी तक वो खतरे का निशान इन्होंने नहीं देखा जो पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है, थ्रेट है। वो ये है कि अगर आप जमहूरी कुव्वत हैं, अगर आपके बराबर में जमहूरियत है, तो आपको जमहूरी सिस्टम के तहत अपने ऐवानों में अपनी कुव्वत का इजहार करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नफरत 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 नफरत, और इस नफरत में आप कैसे यकजा कर सकेंगे कौम को? सर कौम को यकजा? ख्वाजा आसिफ साहब ने डिफॉल्ट होने का स्टेटमेंट दे दिया सर। इतनी तो जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई है कि वजीर दिफा ऐसे माहौल में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट आपका मुल्क का वजीर दिफा कैसे दे सकता है ऐसे हालात में, जब आपको मुल्क को मजबूत दिखाना है, मुस्तहकम दिखाना है, जहां पे आपको अपनी अवाम को यकजा करना है, अवाम को हौसला देना है, वहां आप अवाम को हौसला तो पस कर रहे हैं। आप किसी की मतलब किस हुकूमत की बात करें? यहाँ तो अमली तौर पर कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। वफाकी वजीर कौन सा वजीर दिफा? वजीर दिफा कितना अहम वजीर है ना। वो जो है जहनी दिवालिया अगर हो जाए, वो अंदर से जो है खत्म हो जाए, उसको यही नहीं मालूम है कि लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है हमको। जो है हम डिफॉल्ट से रस्मी तौर पर भी अगर बचने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल एक कोशिश कर रहे हैं कि ब्रीथिंग स्पेस लेना चाह रहे हैं कि सर खुदा ना खास्ता अगर इस नहज पे आ भी रहा है तो इनके पास हुकूमत है, इनको काम करना चाहिए, ना क्या कि टेलीविजन पे आके इस बात का नारा लगाना चाहिए। गलत चीज पर इन्होंने तस्दीक नामा जारी कर दिया है कि दिवालिया हो चुका है। अब हम इमरान खान से क्या कहेंगे कि वो दिवालिये की बातें करता है, वो हमारी साख खराब कर रहा है बैनुल अक़वामी, वो हमारे मुल्क के लिए जो साजिशें कर रहा है। जहांगीर साहब एक छोटा सवाल मुझे जवाब दे दें, अगर खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क उस नहज पे आ भी गया, मौजूदा वजीर की जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि मुल्क को इस सूरत हाल से बाहर निकाले, या पूरी दुनिया में डंके पीट के, नकारे पीट के इस बात का ऐलान करें कि देखें हम डिफॉल्ट हो गए और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा और हमारी यह हालत हो गई। आप मीडिया पे आके अपनी नाकामी का एतराफ करके इस सूरत हाल से, इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये बयान दिया तो ये बयान देना मैं जितना काफी, तो आज अपनी वजारत से इस्तीफा दें, वो दे अपनी वजारत से इस्तीफा, कहें कि मैं नाकाम हो गया, कह दे कि मेरी हुकूमत नाकाम हो गई और फिर मैं इस्तीफा भी दे दें। महीने में इन्होंने कारकर्दगी की एक मिसाल जिसे कहते ना, कोई रखी नहीं है, छोटी से छोटी मिसाल नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये हमदर्दी का वोट ले रहे हैं कि हम तो भाई डिफॉल्ट हो गए, हम तो एक नाकाम रियासत है। डिफॉल्ट का मतलब इनको मालूम है, अगर हम इसमें तशरीह में जाएं तो कहेंगे मायूसी फैला रहे हैं। खौफनाक सूरत हाल है। और अभी ये बात यहां खत्म नहीं हुई। जहांगीर साहब ब्रेक पे जाना है, मुझे ये भी यकीन तौर पे बड़ा अलमनाक मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़मीनी इंतखाबात होने हैं। रियासत की नाकामी है ये डिफॉल्ट जिसको कह रहे हैं, जिसका चर्चा कर रहे हैं, और जो चाह रहे कि अवाम भी जो है इस तरह, अवाम तो पहले ही सियासत की कामयाबी में रियासत की नाकामी हो जाए तो ऐसी सियासत को फिर 100 बार बिस्मिल्लाह किया जाता है पाकिस्तान में। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और वही जो है जिस उससे डरना चाहिए। इन लोगों से क्या डरना चाहिए? हम इनको बताना चाहते हैं कि तुम में अकल नहीं है, तुम हट जाना चाहिए। आप कुछ सोच, विचार और दर्द रखने वाले को आना चाहिए। इस तरह का इतराफी बयान जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, उनको इस बयान से पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर उन्हें ये कहना चाहिए। अगर फिर कहते हैं तो बात समझ में आती है। एक बात बताओ, इनसे आपने इस्तीफा मांग लिया, उससे ऊपर वाले ज़हनी दिवालिया नहीं है जो जिनको इस्तीफा इनसे लेना चाहिए? शुरू होगी तो दूर तक जाएगी ना सर। अभी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी जो इस वक्त जो पीडीएम का जो मुश्तरका अलायंस है वो बड़े अपने ख्यालात रखता है, और पीडीएम के जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो बड़ी जमातें, उन्होंने कह दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना था तो फिर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे आखिर क्यों कबूल किए गए? अगर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेना था तो फिर ये जो इंतखाबी अमल के हवाले से जो इतना कौम का करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आप किस तरीके से तयन करेंगे कि आखिर जीता कौन और हारा कौन? या तो मामला महज ये है कि आप ये इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त अवाम में आपकी पजीराई उतनी नहीं कि आप इलेक्शंस में स्टैंड कर सकें, और आपके बेशतर कैंडिडेट जो कि इत्तलात भी हैं कि उन्होंने मना कर दिया इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से। अगर यही सूरत हाल है तो फिर तो बात समझ आती है। इस सवाल के साथ ब्रेक पे जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ब्रेक से लौटते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।